बिहार करेंट अफेयर्स जून पार्ट 1 पे हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास है, तो देखते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइबल गरिमा उत्सव के बारे में है एंड भगवान बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है। ठीक है, तो देखिए, ट्राइबल गरिमा उत्सव 26 बेस्ड ऑन द लाइफ स्ट्रगल ट्राइबल आइडेंटिटी हेरिटेज एंड भगवान बिरसा मुंडा। जनजातीय गरिमा उत्सव जो है भगवान बिरसा मुंडा के जीवन संघर्ष जनजातीय पहचान विरासत पर आधारित है। तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है, और ये थीम जो था निर्धारित किया गया था, थीम था बिरसा लाइफ्स इन न्यू भारत। ठीक है, और यहाँ दे भी दिया स्टेटमेंट 2 में कि बिरसा लाइज इन न्यू भारत। स्टेटमेंट 3 है कि बिरसा मुंडा लेड द उलगुलान मूवमेंट, यानी बिरसा मुंडा के दौरान अंग्रेजी शासन, जमींदारों, शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध उलगुलान आंदोलन जो है के नेतृत्व उन्होंने किया था। 1899 से 1900 के बीच में इन्होंने अंग्रेजों के शासन, ये सही है। अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से 1, 2, 3 आपका आंसर हो जाएगा। और इसमें देखिए, एडिशनल अगर फैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो 15 नवंबर 1875 को उलिहातू वर्तमान झारखंड में इनका जन्म हुआ, जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। और उलगुलान के प्रभाव के बाद जो है छोटानागपुर काश्तकारी 1908 को जो है लागू किया गया और आदिवासी भूमि सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया। तंबाकू एवं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, और इस पे हमें विचार करना है। तो फर्स्ट है कथन कि तंबाकू के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु 31 मई को प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। सेकंड है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस की शुरुआत WHO द्वारा 1987 में किया गया था। तो ये भी सही है। ठीक है, अब कहीं आपको फंसाने के लिए जो है वो WTO दे दे, तो ये सब पे थोड़ा ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू द WHO के अनुसार जो है तंबाकू के धुएं में 7000 से अधिक रसायन होते हैं, जिन्हें लगभग 250 हानिकारक और 70 से अधिक कैंसर उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो ये भी जो है बिल्कुल सही है, 7000 से अधिक, तो सही है। लास्ट है कि पैसिव स्मोकर्स तंबाकू के धुएं हानिकारक प्रभाव से पूरी तरह सुरक्षित रहते नहीं। गलत। देखिए, पैसिव स्मोकर्स भी जो है तंबाकू के धुएं से प्रभावित होते हैं। हृदय रोग, कैंसर और श्वसन संबंधित बीमारियों, इन सब का जोखिम इनको रहता है। मतलब तंबाकू में अगर देखा जाए, टोबैको में मान लीजिए तंबाकू है, तो तंबाकू में क्या है, निकोटीन है। ठीक है, तो ये एक नशीला पदार्थ है, नशीला पदार्थ है, और जो मस्तिष्क में डोपामीन के स्तर को बढ़ाकर लत पैदा करता है। ठीक है, तो ये आपको, और इसके सेवन से फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस तथा COPD जैसे जो है गंभीर बीमारी हो सकते हैं। भारत में देखा जाए तो तंबाकू का आगमन हुआ है लगभग 16वीं शताब्दी में के अंत में और 17वीं के शुरुआत में। ठीक है, तो ये है आपका। तो यहाँ से 1, 2, 3 आप बोलेंगे 4 गलत है, तो 1, 2, 3 ये आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, बिहार लीची संगम जो है 2026 एवं बिहार लीची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि बिहार लीची संगम का आयोजन 25 मई 2026 को, ठीक है, मुजफ्फरपुर स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान NRCL में हुआ। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इस कार्यक्रम का मुख्य विषय था बाग से निर्यात तक। बिल्कुल ये भी जो है सही स्टेटमेंट है, बाग से निर्यात तक। बिहार इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची। तो बिहार में लीची सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जिसमें देश कुल लीची का उत्पादन हिस्सेदारी 71 से 80% है। तो ये भी है जो कि बिल्कुल सही है। बिहार में शाही लीची को 2018 में GI टैग दिया गया है और इसका निर्यात जो है कई देशों में किया जाता है। तो ये भी जो है सही आपका स्टेटमेंट है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो चारों सही है, चारों स्टेटमेंट सही है। सॉरी, डी। और लीची के बारे में अगर और आप जानना चाहें तो ये जो है ना, दक्षिणी जो है चीन का पौधा है, ये आपको पता होना चाहिए। दक्षिणी चीन का पौधा है मूल रूप से अगर देखा जाए तो। अब प्रथम स्थान पे अगर देखा जाए तो चीन जो है वो प्रथम है। ठीक है, और सेकंड पे भारत है।
और यहीं पर अगर आप बात करते हैं कि प्रतिवर्ष अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत अगर देखा जाए तो 7 से 8 टन लाख टन जो है इसका उत्पादन करता है। और बिहार जो है वो भारत की लीची राजधानी है, ये भी आप बोल सकते हैं कि बिहार तो भारत की लीची अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो कौन है? बिहार। ठीक है। और प्रमुख रूप से अगर बिहार में भी देखा जाए तो मुजफ्फरपुर का ज़्यादा योगदान है। मुजफ्फरपुर के बगल में हो गया वैशाली, उधर समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा और बेगूसराय, ये सब जो इलाका है इसमें लीची का उत्पादन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में प्रस्तावित मेगा फूड पार्क एंड प्रोसेसिंग और संरचना। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन किया जाए ना। चलिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि बिहार में 11 जो है फूड पार्क तथा राज्य के सभी 38 जिलों में फूड पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। तो ये जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि 11 फूड पार्क और सभी 38 जिलों में इसका। नेक्स्ट है कि मेगा फूड पार्क एक बड़ा प्रोसेसिंग हब है जो कई कलेक्शन एवं प्रोसेसिंग केंद्रों से जुड़कर फार्म टू मार्केट से नेटवर्क बनाता है, ये भी सही है। इसके थर्ड की अगर बात करते हैं तो प्रस्तावित फूड पार्कों का मुख्य उद्देश्य केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना न कि रोजगार सृजन करना, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है। इसका अगर देखा जाए तो कृषि उत्पादन तो बढ़ाना ही है, निवेश को आकर्षित करना है, नए उद्योग स्थापित करना है, रोजगार का सृजन करना है, एमएसएमई जो क्षेत्र है उसको मजबूत करना है, ये सब चीजें इसमें है। चौथा की अगर हम बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट, तो मेगा फूड पार्क फसल बर्बाद करने, कृषि उत्पाद मूल्य संवर्धन बढ़ाने, किसानों की आय में सुधार करने, स्थानीय रोजगार सृजन में सहायता करने, ये सबसे होते हैं, तो ये सही। तो मूल संवर्धन बढ़ाते हैं, किसानों की आय जो है सुधार होगा और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, ये सब चीजें हैं। देखा जाए तो राज्य में उद्योग के लिए लगभग, तो यहाँ से थर्ड आपका गलत है, तो 1 to 4 आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। और इसमें अगर एक्स्ट्रा हम बात करते हैं तो राज्य के जो उद्योग हैं उसके लिए लगभग जो है 50,000 एकड़ जो है लैंड बैंक विकसित। ठीक है, लैंड बैंक विकसित जो है करने का लक्ष्य रखा गया है। फूड पार्क में सफाई, छटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज जैसी इन सब की सुविधा भी है। और मेगा फूड पार्क के विशेष रूप से देखा जाए तो जल्दी खराब होने वाले जो कृषि उत्पाद है उसको प्रोसेसिंग करना है, विपणन को बढ़ावा देना है, ये सब चीजें हैं इसमें, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि 50,000 एकड़ के लिए लैंड बैंक विकसित किया जाना है। ठीक। नेक्स्ट है कि म्यांमार के राष्ट्रपति मिंग आंग हलाइंग जो है, ठीक है, कि भारत यात्रा, भारत म्यांमार संबंधों के संदर्भ में हमें निम्नलिखित पर चर्चा करना है। पहला स्टेटमेंट है कि भारत यात्रा के दौरान मिन आंग ह्लाइंग ने बिहार के बोध गया स्थित महाबोधि में सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और बोध गया में फल्गु निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष, सिद्धार्थ और गौतम फल्गु के पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त किया, उस स्थान को भी चिन्हित करता है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। थर्ड अगर बात करें तो म्यांमार भारत का शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है वर्ष 37 में ब्रिटिश भारत से अलग किया गया और 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्र देश बना, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 4 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट है कि म्यांमार भारत के साथ कोई स्थल सीमा साझा नहीं करता, इसलिए भारत का एक्ट ईस्ट में उसकी कोई भूमिका नहीं है, गलत है। देखिए, अगर आप भारत की बात अगर करते हैं तो म्यांमार से जो है ये वाला हिस्सा जो है आपका पूर्वी, आप अगर देख रहे हैं तो लगभग जो है कितना, तो 1643 किलोमीटर लंबा जो है सीमा साझा म्यांमार से करता है। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हैं, और इस वजह से जो है एक्ट इसी पॉलिसी के साथ
पड़ोसी देश में जुड़ा हुआ है। महाबोधि मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष जो है महाबोधि मंदिर की अगर हम बात कर लेते हैं तो 2002 में यूनेस्को ठीक कि विश्व धरोहर जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। और म्यांमार जो है भारत का एक पड़ोसी देश है जो एशियान का भी सदस्य है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि म्यांमार जो पड़ोसी देश है वो एशियन का सदस्य है। तो आपको बताना है कि एशियान में जो है कितने देश हैं, कितने कंट्री हैं। भारत म्यांमार के बीच में सीधा समझौता जो है करने वाला जो है भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 1643 किलोमीटर है। तो इसमें कौन कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है एंड मिजोरम। ठीक है, तो ये सब है। अगर इसमें हम परियोजनाओं वगैरह की बात करते हैं, जो प्रोजेक्ट वगैरह है, प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो एक तो कालादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, और दूसरा है इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। और पहला है कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आप इसको बता सकते हैं कि आपका 4th गलत है, तो यहाँ से 1 to 3 जो है सही है। तो 1 to 3 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका C 1 to 3। बिहार के जीआई टैग में जर्दालू आम की बात हो रही है। जर्दालू आम से संबंध निम्नलिखित पे हमें विचार करना है। तो पहला है जर्दालू आम बिहार के प्रसिद्ध देसी किस प्रमुख पैदावार भागलपुर, मुंगेर, बांका जिले में होता है। तो बिल्कुल सही है। और जर्दालू आम में रेशे बहुत कम होते हैं तथा गूदा अधिक होता है, इसे जीआई टैग प्राप्त है। बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि इसको जीआई टैग कब मिला है। चलिए क्वेश्चन, नालंदा का सिलाव खाजा जो है बिहार का एकमात्र जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। तो बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है 4th कि मधुबनी पेंटिंग, भागलपुरी सिल्क और सुजनी कढ़ाई बिहार का जीआई टैग प्राप्त कृषि उत्पाद है। और जर्दालू आम तो इसी में है, आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ से ही हो जाएगा आपका कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कृषि एवं खाद्य की बात करते हैं बिहार की, तो उसमें जो है शाही लीची है जो जीआई टैग प्राप्त है। सिंपली जीआई टैग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सा है, शाही लीची है, कतरनी चावल हवा, मगही पान है, मिथिला मखाना है, मरचा धान है, मरचा धान, जर्दालू आम। ठीक है, और ये तो हो गया कृषि एवं खाद्य उत्पाद में। ठीक है, और वही अगर हम कला और हस्तशिल्प में बात करते हैं तो मधुबनी जो है पेंटिंग है, और भागलपुरी सिल्क है, सुजनी कढ़ाई हो गया, खटवा खटवा है कि खटावा, खटवा, एप्लिक कढ़ाई,
मंजूषा कला है, सिक्की घास है, पत्थरकट्टी पत्थर है, ठीक है। तो ये सब चीजें है इसमें। अब मिठाई में अगर देख लिया जाए वहीं पे, तो सिलाव खाजा है, और ये कहाँ का है, नालंदा, ठीक बा। तो यहाँ से फोर्थ रॉन्ग है 1 2 का 3, तो 1 2 3, 1 2 3 कौन सा है, बी, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार सैटेलाइट टाउनशिप योजना जो है उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ से 11 जो है ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप का विकसित करने का चर्चा किया जा रहा है, निर्णय किया जा रहा है। तो बिल्कुल जो है कि सही स्टेटमेंट है कि 11 जो है ग्रीनफील्ड नया जो है सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करना है हमें। सेकंड स्टेटमेंट है कि इसमें जो है नए शहरी केंद्र होंगे जिसमें बड़े शहरों के पास विकसित किया जाएगा ताकि बड़े शहरों पर दबाव कम हो, बेहतर आवास, रोजगार के अवसर ये सब उपलब्ध कराए जा सके। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और उसका उद्देश्य भी यही है कि जो शहरी दबाव है इसको कम करना है, बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। वहीं पे ब्राउन फील्ड परियोजना की अगर बात करते हैं तो अर्थ अनुपयोगी भूमि पर पूरी तरह नया शहर का अवसंरचना। देखिए ग्रीन फील्ड जो होता है उस पर हम लोग नए तरह के अवसंरचना की बात करते हैं। ब्राउन फील्ड में क्या होता है कि पहले से जो मौजूदा शहर है, उद्योग है, अवसंरचना है, तो इन सब के हम उसके विस्तार की बात करते हैं, विस्तार या उसके डेवलपमेंट वगैरह की विकास की बात हम करेंगे। तो उस पर हम बात करेंगे कि वो ब्राउन फील्ड है। ग्रीन फील्ड में हमेशा नया होगा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वहीं पे अगर फोर्थ की बात करते हैं तो यह योजना पाटलिपुत्र टाउनशिप पटना, तिरहुत टाउनशिप मुजफ्फरपुर, मिथिला टाउनशिप दरभंगा, विक्रमशिला टाउनशिप भागलपुर, तो ये सब जो है शहरें जो हैं शामिल है। पाटलिपुत्र, तिरहुत हो गया, मिथिला हो गया, विक्रमशिला, ठीक है। और इसमें अगर हम 11 की बात अगर करते हैं तो पाटलिपुत्रा है, तिरहुत है, मिथिला है, मगध है, विक्रमशिला है, और हरिहर नाथपुर टाउनशिप सोनपुर हो गया, हरिहर मंदिर जो है नाथपुर मंदिर, सारण टाउनशिप हो गया, सीतापुर टाउनशिप हो गया, सीतापुरम, पूर्णिया टाउनशिप, कोसी टाउनशिप, अंग टाउनशिप, तो अंग जो हो गया वो मुंगेर का क्षेत्र हो गया, ठीक है। और ग्रीन फील्ड का बात वही हो गया कि नया शुरुआत, और जो पुरानी व्यवस्था उसका उन्नयन, एक्सपेंशन, रीडेवलपमेंट की बात हम करते हैं तो ब्राउन फील्ड की करते हैं। तो यहाँ से जो है थर्ड रॉन्ग है, तो तीसरा जो नहीं होगा वो आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत नेपाल सीमा विवाद पे जो है हमें चर्चा करना है। तो भारत नेपाल के बीच चर्चित सीमा विवाद काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, ये हमने जो है भारत नेपाल मैपिंग में हमने ये सब किया था। लिपुलेख पास पे जब चर्चा किया था तो इस पे बात हुई थी। तो चलिए, तो पहला जो है आपका सही है, ठीक है। भारत काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा को उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा मानता है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गंडक नदी के किनारे सुस्ता क्षेत्र भी भारत नेपाल के बीच है, ये भी सही है। नारायणी नदी, मतलब सुस्ता क्षेत्र जो है गंडक नारायणी नदी के प्रवाह परिवर्तन के कारण विवाद का विषय हमेशा बना रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो भारत नेपाल सीमा से जुड़े अधिकांश विवाद 1816 के सुगौली संधि को माना जाता है, तो ये भी जो है कि सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ से चारों जो है आपका करेक्ट है। देखिए नेपाल ने सुस्ता क्षेत्र और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है, तो उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों तथा पूर्वी चंपारण में जो लाल बेकिया नदी है, बकेया नदी, उसके निकट कुछ क्षेत्रों पर भी दावा किया है। अगर मतलब देखा जाए तो सामरिक क्षेत्र दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही। सुस्ता क्षेत्र हो गया कौन सा, तो नेपाल में जो नारायणी के किनारे स्थित है वो हो गया, जहाँ नदी की धारा बदलने से सीमा निर्धारण को लेकर विवाद हमेशा उत्पन्न होता रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो चारों स्टेटमेंट आपका सही, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वीर सावरकर दामोदर के जीवनी और क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में हमें चर्चा करनी, ठीक है। तो वीर फर्स्ट है कि 16 वर्ष की आयु में मित्र मेला संगठन की स्थापना बाद में जो है
1904 में अपने भाई के साथ अभिनव भारत की स्थापना की, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सावरकर बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में सक्रिय रहे और फर्गुसन कॉलेज में विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई, ये भी सही स्टेटमेंट है। ये हुआ था कब? बंगाल विभाजन के दौरान, तो ये 1905 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि सावरकर जो है 1906 में मेडिकल कॉलेज के लिए लंदन गए, उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अपनी, तो ये गलत। देखिए सावरकर जो है 1906 में लॉ किए हैं, ठीक है, पढ़ाई के लिए लंदन गए। उनकी गतिविधि का प्रमुख केंद्र था जिसकी स्थापना की थी। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ मेडिकल के लिए नहीं गए थे, लॉ के लिए गए थे। एडिशनल अगर हम बात करते हैं तो 28 मई 1883 को जन्म हुआ इनका, और उनके विचारों पर, और मतलब आप देखा जाए तो बिहार विधान परिषद में उनकी 143वीं जयंती जो है सावरकर की जीवनी, मतलब के अवसर पर सावरकर की जीवनी पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया था। सावरकर की जीवनी 143वें, ठीक, आपको ध्यान रखना है जयंती पर। तो यहाँ से 1 2 आंसर है, तो केवल 1 और 2, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के 100वें रामसर स्थल की बात हो रही है, तो स्थल एवं रामसर कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण बट जो, हाँ, सुरहा ताल, उत्तर प्रदेश के जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। देखिए इस सुरहा ताल पे इन्वायरमेंट डे 5 जून को, 5 जून के आसपास का हमारा 6 जून को वीडियो होगा जिस पे हमने इन्वायरमेंट डे भी, और दूसरा 100वां जो है रामसर स्थल, तो इस पे जो है रामसर साइट पे हमने और वीडियो बनाया था, वहाँ पर आप डिटेल में इसके बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर बिहार की बात हम करते हैं तो लगभग 6 रामसर स्थल है, और बेगूसराय स्थित कब्रताल जो है बिहार का पहला रामसर स्थल है जो वर्ष 2020 में घोषित किया गया था। नहीं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि पहला जो है कि जो सुरहा ताल है वो ऑक्सबो झील है, और जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र भारत का 100वां जो है आपका क्या है, रामसर स्थल है। सेकंड है कि बिहार में 6 है, तो कब्रताल जो है बेगूसराय में वो पहला है, और 2020 में रामसर में सूची किया था, सही स्टेटमेंट। रामसर कन्वेंशन की अगर हम बात करते हैं तो वेटलैंड के संरक्षण और उसके सतत उपयोग से देखा जाए तो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। रामसर शहर जो है वो के नाम पे इसका पड़ा है, जो 1971 में अपनाया गया था। भारत एशिया में रामसर स्थलों की संख्या पे देखा जाए तो लगभग पहला स्थान रखता है। सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन है, और सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका जी वेटलैंड है। भारत के पहले रामसर स्थल की बात करते हैं तो 1981 चिल्का लेक है और केवलादेव पार्क है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो यहाँ से आप दोनों स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि सही है, तो 1 और 2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पटना उच्च न्यायालय एवं भारतीय न्यायिक व्यवस्था में संबंध में जो है हमें क्वेश्चन है। तो न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय पटना उच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, तो बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है तथा संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक संयुक्त उच्च स्थापित कर सकती है। और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अनुच्छेद 214 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, और संसद 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त जो उच्च न्यायालय है उसको स्थापित कर सकती है। नेक्स्ट एक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा, तो ये गलत है, ये जो है प्रेसिडेंट, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, तो तीसरा गलत है। 1 2 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी आपका,
ठीक है, इनके बारे में अगर हम और जानना चाहते हैं तो देखिए, संविधान के अनुसार अगर हम देखें तो हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होते हैं, और इसका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण की बात राष्ट्रपति द्वारा होगा। बिहार में राज्यपाल में के न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को गोपनीयता का शपथ दिलाई, जो पुराने जो है उच्च न्यायालय में से एक है। तो ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय मंगोलिया सहयोग पे हमें बात करनी है और इसके संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। चलिए, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा शोध सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उलन बटार स्थित जो है गांधन मठ और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मंगोलिया नूम जो है समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। तो सही स्टेटमेंट है गांधन मठ। और सेकंड स्टेटमेंट है कि मंगोलिया जो है एक स्थल रुद्ध जो है वो रूस चीन के बीच स्थित है और गोबी मरुस्थल के बीच में सबसे ठंडे मरुस्थल में से एक है। तो सेकंड की बात अगर हम करते हैं तो सही है, मतलब लैंड लॉक जो है कंट्री है, और उत्तर में रूस है, दक्षिण में चीन है। तो मंगोलिया ये रहा, तो उत्तर में रूस हो गया, ठीक है, और इधर जो है चाइना है, इधर रसिया है, इधर मंगोलिया है, ठीक है। और गोबी का मरुस्थल जो है विश्व प्रसिद्ध ठंडे स्थलों में से एक है। अगर वहीं थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो नोमैडिक जो है एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत नेपाल के बीच आयोजित जो है हुआ था, तो ये गलत है। ये जो है नोमैडिक एलिफेंट जो है और मंगोलिया और भारत के बीच आयोजित होने वाला जो है सैन्य अभ्यास है। तो ये हो गया मंगोलिया, तो ये आपका गलत है। यहाँ से भी 1 और 2 हम आंसर दे देंगे। वीवी जी राम जी की बात करते हैं, अगर हाँ इसमें अगर एडिशनल फैक्ट की अगर आप बात अगर करते हो तो देखिए, लैंड ऑफ मंगोलिया को लैंड ऑफ इटर्नल ब्लू स्काई भी बोला जाता है, मतलब अनंत नीले आकाश की भूमि, और लैंड ऑफ हॉर्सेज घोड़ों की भूमि भी कहा जाता है। 2 कुबर वाले बैक्टीरियन जो ऊंट है और प्रसिद्ध मंगोलियाई घोड़े हैं ये पाए जाते हैं। और इसको भारत मंगोलिया के बीच अगर देखा जाए तो 1961 में सांस्कृतिक समझौता हुआ था, जिसमें दोनों देश और सैन्य अभ्यासों में भाग लेते हैं। बौद्ध धर्म और शिक्षा भारत मंगोलिया संबंधों में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कड़ी है। तो ये सब चीजें हैं। वीवी जी राम जी के बारे में अगर देखा जाए तो पहला है वीवी जी राम जी जो है योजना 1 जुलाई 2026 से लागू हुई, मनरेगा का स्थान लेगी, ठीक है। क्वेश्चन है वीवी राम जी योजना के संदर्भ में जो है निम्नलिखित पे हमें चर्चा करना है। तो देखिए, इसका 1 जुलाई 2026 में लागू हो गया, मनरेगा को स्थान लेगी, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड है कि योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 125 दिन रोजगार मिलेगा और 15 दिनों में कार्य उपलब्ध न होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट देखा जाए तो सही। भारत के सभी राज्यों और केंद्र और राज्य के बीच जो व्यय साझेदारी है 90:10 नहीं, ये जो है राज्यों के लिए देखा जाए, केंद्र राज्य अगर व्यय अनुपात अगर हम देखते हैं सेंटर एंड स्टेट तो 60:40 है। और वही अगर हम पूर्वोत्तर और हिमालयी अगर बात करते हैं राज्यों की अगर देखते हैं तो ईस्टर्न स्टेट हो गया एंड हिमालय स्टेट हो गया, तो इसके लिए है 90:10, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो थर्ड स्टेटमेंट ये गलत हो गया आपका, तो 1 2 यानी केवल 2, ठीक है। इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये जैसे ही स्टेट का कंट्रीब्यूशन आ गया तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर स्टेट जो है स्कीम हो जाएगा, मतलब केंद्र प्रायोजित जो है योजना हो जाएगा। और योजना का उद्देश्य जो है जल संरक्षण, ग्रामीण और संरचना विकास, आजीविका संवर्धन, जलवायु संबंधी कार्यों को बढ़ावा देना है। और इसमें एक और चीज ये है कि विलेज ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी प्लान है, विलेज ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी प्लान, ठीक है।
इसके तहत ग्राम पंचायत जो है स्थानीय विकास योजना तैयार करता है। और योजना में जो है कि बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक आपका सत्यापन होगा, जीआईएस आधारित योजना है, रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है होगा, सोशल ऑडिट होना है और सार्वजनिक सूचना प्रदर्शन भी है इसमें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें की गई हैं। तो यहाँ से 1 और 2 इसका आपका आंसर हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हम करते हैं तो इसकी शुरुआत 18 फरवरी 2016 में हुई थी और संचालन कृषि कल्याण मंत्रालय, तो सही है। खरीफ फसलों में 2%, रबी फसलों में 1.5 एंड 5% प्रीमियम देना होगा वाणिज्य एवं बागवानी फसल में। तो देखिए ठीक है, यह योजना केवल सूखा, बाढ़ होने वाले क्षति को कवर करती है तथा कीटों एवं रोगों से होने वाले नुकसान का कवर नहीं करती, तो गलत है। पहले की बात करते हैं तो यह 18 फरवरी 16 को शुरू किया गया था। दूसरे में अगर हम बात करते हैं तो खरीफ 2% है, रबी 1.5 है और बागवानी में 5% हेतु जो है प्रीमियम दरें हैं इसमें, ठीक है। जो प्रीमियम दरें केंद्र और राज्य सरकारें वहन करती है, सही है। योजना जो है बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, ओलावृष्टि है, तूफान है, कीट है, रोग है, इस सबसे उत्पन्न होने वाले जो भी फसल इसका क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा, ठीक है। तो यहीं से इसमें जो एडिशनल अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है रबी सीजन, रबी सीजन आप बोल सकते हैं 2026 से 27 में लागू किया जाएगा और क्षति का आकलन जो है सैटेलाइट, ड्रोन, मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के उपयोग से होगा। इसमें एक जो चीज इंपॉर्टेंट है, तकनीक है, वो क्या है, एस टेक। ये है इल्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इस तकनीक पर फसल उत्पादन का अनुमान लगाने में सहायता करता है। और एक और तकनीक है जिसमें हम बोलते हैं क्रोपिक। क्रोपिक है, इसको ये हो गया कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटोग्राफ ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। तो क्रॉप्स का तो इसमें जियो टैगिंग सुविधा है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि तस्वीर के माध्यम से फसल क्षति का आकलन करते हैं, ठीक है। तो ये है, और तो यहाँ से आप आंसर जो है इसका बी दे सकते हैं क्योंकि थर्ड रॉन्ग है, तो 1 और 2। नेक्स्ट है कि अमृत जो है 2.0 और इस पे हमें विचार करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पूर्ण रूप से अटल मिशन फॉर रेजुविनेटेड एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस शुरुआत जो है 25 जून 2015 को हुआ। द अमृत स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ and focuses on strengthening urban basic infrastructure such as drinking water and sewerage systems, ठीक है। दूसरा है अमृत योजना का संचालन आवास शहरी में के द्वारा होता है और इसका मुख्य उद्देश्य पेयजल, सीवरेज, बुनियादी ढांचा, ठीक, ओके। चलिए, तो यहां से अगर देखा जाए तो इसका शुरुआत जो है वही 25 जून 2015 को शुरू किया गया था, ठीक है। और इसका सेकंड स्टेटमेंट है वो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, जो पेयजल, सीवरेज और आधारभूत जो संरचना है उस पर केंद्रित है। तो दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। तीसरे की बात करते हैं, अमृत 2.0 लॉन्च ऑन, इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को की गई थी। इसका लक्ष्य सभी शहरों एवं वैधानिक कस्बों जलापूर्ति पहुंच
पहुंच जो है, अपशिष्ट जल प्रबंधन, इन सबको मजबूत करना था। तो देखा जाए तो ये सही स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ कि 2.0 के अंतर्गत सिटी वाटर बैलेंस प्लान तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है और शहरी नियोजन सुविधाओं में बाहर रखा गया। तो ये गलत है। देखिए, इसमें जो है प्रत्येक शहर को सिटी वाटर बैलेंस प्लान तैयार करना होता है और शहरी नियोजन जो सुधार है उसको बढ़ावा दिया जाता है। अगर हम इसी में 2.0 की अगर हम बात करते हैं तो इसका उद्देश्य जो है वाटर सिक्योर बनाना है। शहरों को क्या करना है, वाटर सिक्योर बनाना है। ठीक है। और इस योजना के तहत अगर देखा जाए तो एसटीपी हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, सीवरेज नेटवर्क हो गया, जल निकासी व्यवस्था है, चाहे पेयजल परियोजना है, तो इन सब चीज़ पे जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और वहीं पर पार्क हो गया जो, और ग्रीन एरिया हो गया, साइकिल ट्रैकिंग, पैदल मार्ग, तो इन जैसी सुविधाओं को भी प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। नगर निकाय की अगर हम वित्तीय क्षमता और आत्मनिर्भरता को मजबूत करना भी जो है देखा जाए तो अमृत 2.0 का एक लक्ष्य है। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो यहाँ से फोर्थ आपका रॉन्ग हो गया, तो 1 2 3 आपका आंसर हो जाएगा, बी आंसर। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन 2.0। ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त जो है 2019 को की गई थी। तो ये जो है सही है। और लक्ष्य जो था प्रति व्यक्ति प्रत्येक दिन 55 लीटर इसका उपलब्ध कराना। दूसरा स्टेटमेंट है कि जल जीवन मिशन की शुरुआत 22 मार्च 2026 को की गई, जिसमें सेवा गुणवत्ता, ठीक है, और नियमित जलापूर्ति, राज्य, जिला, ग्राम पंचायत जवाबदेही, विशेष, इन सब पे विशेष जोर दिया गया था। तो ये सही है स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं तो सुजलम भारत के अंतर्गत जलापूर्ति योजना के संचालन एवं रख रखाव स्थानीय समुदाय पंचायतों की भूमिका नहीं होती। गलत है। सुजलम भारत और जल अर्पण पहल है, इसके तहत पंचायत और स्थानीय समुदाय को जल योजना में के संचालन, रख रखाव एवं प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका दिया गया है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो दिसंबर 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया है, दिसंबर 2028 तक। ठीक है। और हर घर जल प्रमाणन जो है सुरक्षित पेयजल को उपलब्ध पुष्टि करता है। जल उत्सव हो गया, जल संरक्षण के प्रति जो है जागरूक बनाने का अभियान है। 2019 में केवल 17% ग्रामीण परिवारों को नल जल की सुविधा थी, जो मार्च 2026 में लगभग बढ़ के अब कितना हो गया है तो 81.6% हो गया है। यानी लगभग देखा जाए तो 15.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों को अब क्या कर रहे हैं, नल जल उपलब्ध कराया जा चुका है। ठीक है। तो ये है इसमें। तो यहाँ से आप आंसर बोल सकते हैं कि तीसरा जो है गलत है, तो 1 और 2 आपका आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि बिहार जीसीसी नीति ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के संदर्भ में हम निम्नलिखित पर चर्चा करना है। तो जीसीसी का पूर्ण रूप जो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है। से केंद्र जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अनुसंधान, सॉफ्टवेयर विकास, डेटा एनालिटिक्स जैसे कार्य करते हैं। पहला जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बिहार के निवेश आकर्षित करने, नवाचार बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए जीसीसी जो है 2026 लागू किया गया है। ये भी जो है सही स्टेटमेंट। तीसरा कि इसके अतिरिक्त जो है केवल पटना दानापुर में ही जीसीसी के प्रदान किए जाए, गलत है। देखिए, इसके अनुसार पटना दानापुर के बाहर स्थापित अतिरिक्त लाभ प्रोत्साहन दिए जाएंगे। ठीक है। तो यही केवल नहीं है, इसके बाहर भी हैं। तो 1 और 2 जो है स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इसमें अगर बात करते हैं तो गूगल इंडिया के प्रतिनिधि मंडल जो नेतृत्व है चंदू टोटा ने किया था, बिहार जीसीसी स्थापित करने वाली कंपनी को पूर्ण निवेश सहायता, बिजली बिल सहायता और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता प्रदान किया जाएगा। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाली कंपनी को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। और जीसीसी का मुख्य उद्देश्य जो है वैश्विक कंपनियों को कुशल मानव संसाधन, नवाचार क्षमता, लागत, ये सब उपलब्ध कराना है। ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की बात हम कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि पर्यावरण आयोजन 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1973 को पहला विश्व जो है पर्यावरण दिवस मनाया गया था, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और मतलब इसकी पृष्ठभूमि जो है 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसकी स्थापना जो है यूएनईपी की स्थापना के बाद, इसके बाद नैरोबी में स्थित है मुख्यालय, सही है। और तीसरी स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं तो इसके अनुच्छेद भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 ए जी राज्य का पर्यावरण संरक्षण दायित्व डालता है, जबकि अनुच्छेद जो है 48 ए नागरिकों पर कर्तव्य निर्वहन करता है। तो देखिए, अगर इसको आप बोल सकते हैं कि ये जो है इसको इंटरचेंज कर दिया है, पर्यावरण संरक्षण दायित्व जो है वो 48 ए है और 51 जी है वो नागरिकों पर कर्तव्य की बात करता है, ठीक है। तो एक फंडामेंटल ड्यूटीज है और एक क्या है, और डीपीएसपी है। तो आपका आर्टिकल 48 डीपीएसपी, तो यहाँ से थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, तो 1 और 2 जो है इसका आंसर है, तो केवल 1 और 2। इसमें अगर हम और बात करना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी 2026 की जो है, और इसमें जो क्लाइमेट एक्शन है इसका थीम है, और अभियान जो है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। और देखा जाए तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को भारत का अम्ब्रेला इन्वायरमेंटल लॉ कहा जाता है। जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देता है, वन्य जीव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है ये सब है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 19, तो ये जो है वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था, तो सुरेश कुमार हज्जू जी को जो है सम्मानित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के दर्शक की क्षमता कितनी है, तो 40,000। सिंधावारनी जलाशय योजना बिहार के किस जिले में है, तो मुंगेर जिले में है, तो ये आपको वन लाइनर है, आपको ध्यान रखना। शतरंज चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य जो है जीतने वाले बिहार के खिलाड़ी कौन है, तो रेयान अहमद है, ठीक है। सूर्यवंशी की बात T20 में शामिल होने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने, उनकी आयु कितनी थी, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है एकदम डिट्टो आपका वन लाइनर टाइप हो जाता है बीपीएससी के लिए कि, और इसको जो है उलझाने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि 16 वर्ष 71 दिन, 15 वर्ष 71 दिन, 15 वर्ष 171, 14 वर्ष 71, तो यहाँ से आप देख रहे हैं 71 है, कॉमन है, 15 वर्ष 71 दिन है, ठीक है। 24 क्वेश्चन नंबर है, जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची किस राज्य से स्थित है, तो ये असम है, तेजपुर असम, तेजपुर जैसे ही आया तो असम, ठीक है। विश्व बाल श्रम दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, तो 12 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निदेश का थीम जो है वो क्या था, तो थीम इसका था बाल श्रम के खिलाफ लाल कार्ड, बच्चों के लिए उचित अवसर, वयस्कों के लिए अब सम्मानजनक काम, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं, तो सी इसका क्या है आंसर है। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना भारत रोजगार योजना के संदर्भ में हमें बात करनी है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट है कि योजना मुख्य उद्देश्य 2 वर्षों के भीतर जो है 3 से 3.5 करोड़ व्यक्ति को अधिक से अधिक व्यक्तियों को नौकरी का सृजन किया गया है, तो सही स्टेटमेंट है ये। योजना के तहत जो लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों अधिकतम मासिक वेतन 2 लाख तय की गई है, ये गलत है। अधिकतम मासिक वेतन कहाँ से भैया, 2 लाख सरकार कहाँ से देगी, ठीक है। 2 लाख नहीं है, 1 लाख या उससे कम होना चाहिए। तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की सेक्टर की जो कंपनियां हैं इस योजना के तहत 4 वर्षों तक प्रोत्साहन राशि उसको दिया जाएगा, तो ये भी सही है, तो 1-3 इसका आंसर है। और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ पढ़ लेना बाद में। तो PMVRY विकसित भारत रोजगार योजना
पहली बार नौकरी पाने वाले युवा को सरकार द्वारा अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो अधिकतम वित्तीय सहायता जो है 15,000 का दिया जा रहा है। ठीक है। फॉर्मल वर्क फोर्स में जो औपचारिक कार्य बल में शामिल हो रहे हैं, जिनका जो है ईपीएफओ खुल रहा है, उन्हें सरकार द्वारा 2 किस्तों में कुल 15,000 रुपये इंसेंटिव जो है सीधे बैंक डीबीटी दिया जाएगा। कोयला गैसीकरण की बात हम कर लेते हैं। देखिए, कोयला गैसी यानी उत्पन्न होने वाले सीन गैस मुख्य रूप से किन गैसों का मिश्रण होता है? तो CO+H2, ये जो है सीन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है। जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट मनियर इलियाज बनाम पी अय्यप्पन मामले में फुटपाथ पर सुरक्षित चलने के अधिकार को संविधान के भाग अनुच्छेद के तहत जो है के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। देखिए, नहीं, समानता का अधिकार तो है नहीं। और आपने इस पे हमने वीडियो भी बनाए हैं, तो आर्टिकल 21 पे फुटपाथ, आप हेडिंग देखेंगे फुटपाथ, फुटपाथ, तो इसको आप डिटेल में वहाँ देखें तो वहाँ ये क्या है, अनुच्छेद 21 है और 19(1)(d) है, मतलब जीवन निर्बाध आवागमन, आप कहीं भी आ जा सकते हैं स्वतंत्र रूप से, भारत के पूरे क्षेत्र में आने जाने की आज़ादी है। इसके तहत नागरिकों का ये मूल अधिकार है। ठीक है। कुछ इनर परमिट लाइन वगैरह को छोड़ के वहाँ भी आप परमिशन लेके जा सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार यदि किसी शहर में फुटपाथ अनुपस्थित या खराब रख रखाव का किसी नागरिक को चलने में अधिकार उल्लंघन होता है, तो वह किस निकाय के खिलाफ हर्जाने पर मुकदमा कर सकता है? तो नगर निगम स्थानीय विकास प्राधिकरण। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। स्थानीय विकास प्राधिकरण हो गया जो है कि देखिए, कोर्ट ने स्थानीय शहरी निकाय, नगर निगम विकास प्राधिकरण या नगर पालिका ड्यूटी बियरर यानी कर्तव्य का पालन करने वाला माना है। वे फुटपाथों का रखरखाव नहीं करते, वहां से अतिक्रमण नहीं हटाते, तो नागरिक उनके खिलाफ सीधे संवैधानिक अदालतों में मुआवजे का केस भी दायर कर सकता है। विश्व शांति सूचकांक 2026 में भारत की कौन सी रैंक थी? तो बहुत हम लोग बढ़िया पोजीशन पे है, 127वें पे है। ठीक है। तो हम लोग शांति के जो हैं पुजारी हैं, 127 पे हैं। तो इससे पता चलता है कि कितनी शांति है देश में। 52वें जो है G7 शिखर सम्मेलन 2026 की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि इसकी मेजबानी फ्रांस के इमैनुअल जो है मैक्रोन की अध्यक्षता जो है लेक जिनेवा क्षेत्र में एवियन लेंस बेंस में की। ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है और एवियन लेंस बेंस में हुआ था। लेंस बेंस जो है इससे पहले 2003 में 29वें G8 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, जिसमें 2 बार जो है G8 G7 में जो है पहला फ्रांसीसी जो है देश बन गया। ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा जो है वो क्या है कि G7 एक अस्थायी सचिवालय कानूनी चार्टर है जिसकी अध्यक्षता अस्थायी रूप से फ्रांस के पास रहती है। ये बिल्कुल गलत है। देखिए, हमेशा वार्षिक रूप से जो है ये सर्कुलर जो है ये घूमता रहता है, साइकिल के, तो रोटेशनल है, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तीसरा गलत है। तो जैसे इसमें देश कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। यूरोपियन भी भाग लेता है सुरक्षा के तहत, तो रेड जोन ब्लू जोन में विभाजित किया गया है। तो यहीं पर हम लोग सभा समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं जो है बिहार करेंट अफेयर्स जून पार्ट 2 में मिलेंगे कुछ ही दिनों में। ठीक है। और उसके अलावा जो है अप्रैल का 4 पार्ट में कंप्लीट किया जा चुका है, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर मार्च का भी स्टार्ट करेंगे, वही पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 या जो भी है पार्ट वाइज करेंगे, 3-4 पार्ट में होगा। तो अब क्या करना है ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इन सबको अलग अलग करेंगे। सही है।